नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। मेरा नाम है सचिन और हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे थे, जिसमें हमने पहली क्लास में पाषाण काल को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और अंत में हमने ताम्रपाषाण काल और महापाषाण को भी समझा था। इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की दूसरी क्लास है और इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आप कहें कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझने वाले हैं। ये आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लास है। आप इस कॉन्सेप्ट को, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेंगे। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये किसी खास एग्जाम को टारगेट करके क्लास नहीं बनाई गई है, बल्कि कॉन्सेप्ट बेस जो भी क्लास होंगी वो सारी कॉन्सेप्ट बेस होंगी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का है। हालांकि आपको कई सारी क्लासेस, कई सारे नोट्स में आपको ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी, लेकिन आप इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये सर्वमान्य टाइम ड्यूरेशन है हड़प्पा सभ्यता की। कई जगह आपको 2350 की जगह 2400 भी देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा डाउट में नहीं पड़ना है। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय समझेंगे, उसके बाद में इसी परिचय को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं चला था, लगभग 20वीं सदी से पहले, क्योंकि 1920 में इसका पता चला है जब खुदाई हुई थी हड़प्पा में। तो जब खुदाई होने से पहले क्या माना जाता था कि इंडिया की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता ही है और इससे ज़्यादा विकसित सभ्यता यहाँ पर नहीं हो सकती है। लेकिन जब 1920 के बाद में यहाँ पर खुदाई हुई, किस जगह की बात कर रहे हैं हम, ये हमारा इंडिया का मैप मान लीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो सिंधु नदी के आसपास एक पूरी की पूरी विकसित सभ्यता थी। आज से करीब 4 से 5000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो वहाँ पर पूरी की पूरी विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर जब खुदाई हुई हड़प्पा में, तो वहाँ क्या पता चला कि पक्की ईंटों से बने हुए मकान बने हुए हैं वहाँ पर। जैसे कि पक्की ईंटें हम आज यूज कर रहे हैं, बिल्कुल साइज सबका सेम था। उन घरों में शौचालय बने हुए थे, कुएं बने हुए थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर थीं। साथ ही वहाँ पर सड़कें जो थीं एक दूसरे को समकोण पर काट रही थीं और सड़कों के किनारे नालियाँ होती थीं, जो कि ढकी हुई नालियाँ थीं जिससे कि गंदगी न फैले। साथ ही सड़कों के पास में कूड़ेदान को लगाया गया था। कोई अगर कूड़ा फेंकता है तो वहाँ पर कूड़ा उसमें कूड़ेदान में डाल सके। अगर कूड़ेदान नहीं है तो एक खास जगह पर कोई गड्ढा बना दिया जाता था जिससे कि वहाँ पर कूड़ा डाला जा सके। ये एक विकसित कृषि वाला क्षेत्र था। यहाँ पर व्यापार, शिल्प, ये सब बहुत विकसित अवस्था में थे। जलाशय बनाए जाते थे जिससे कि जल का संरक्षण किया जा सके। अन्नागार, क्योंकि अनाज का इतना सरप्लस प्रोडक्शन होता था कि अन्नागार को बनाया गया। प्रसाधन के साधन भी यहाँ पर मिले हैं जो हम आज यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक जैसे कि कंघा, लिपस्टिक, उस तरह ये सारी चीज़ें भी उस समय मौजूद थीं, जो कि विश्व की अन्य सभ्यताओं में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें इस वाले रीजन की, तो यहाँ पर जो है बहुत ही एडवांस लोग रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चित्र हैं जो कि आप समझिए। ये देखिए, इस तरीके से वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कब की बात कर रहे हैं हम? आज से 4 से 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। घरों के अंदर कई घर जो ऐसे होते थे, वहाँ पर कुओं का निर्माण भी मिला है। और ये एक जलाशय है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला था हमें। और ये इस तरीके की सड़कें जो कच्ची होती थी प्राय, लेकिन सड़कों के किनारे नालियाँ भी बनी होती थी। और मकान आप देख रहे होंगे कई सारे ब्लॉक में बटे हुए हैं। जैसे ये सड़क है, मान लीजिए इस तरीके से, ऐसे इधर कई सारे मकान बने, इस साइड में कई सारे मकान बने, इधर कई सारे मकान बने हैं। तो इस प्रकार से ये लगता है कि ये कई सारे ब्लॉक में विभाजित होगा। जैसे कि आपने ग्रेटर नोएडा देखा होगा, तो वहाँ सड़कों के इस तरफ, दूसरी तरफ सेक्टर्स बने हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है, हो सकता है सेक्टर्स बने हों उस समय। और ईंटों का साइज भी सबका एक जैसा था, तो ऐसा लगता है कोई ना कोई राजनीतिक संस्था उस टाइम रही होगी। साथ ही कई सारी मोहरें मिली, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहरों पर कुछ अंकित है। ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ये इस तरीके की मोहरें मिली, ऐसे मनके, और ये श्रृंगार के साधन, हार वगैरह, जूड़े वगैरह, ताबीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। साथ ही खेल खिलौने भी वहाँ पर आपको मिले हैं। तो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता का नॉर्मल परिचय हुआ है।
अब हम इसके बारे में समझेंगे कि आखिर इस सभ्यता की खोज हुई कैसे, कैसे पता चला कि वहां पर कोई सभ्यता मौजूद है। तो देखिए, चार्ल्स मैसन नाम का एक अंग्रेज सैनिक था। लगभग हम बात कर रहे हैं 1826 के आसपास की। इसका रियल नाम जो है जेम्स लुइस है, क्योंकि इसने नाम बदल लिया था। नाम क्यों बदला था इसे आगे समझेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये एक सैनिक के रूप में कार्यरत था, लेकिन इसका मन जो था इतिहास में, पुरातत्व में, इन सब में ज़्यादा लगता था। इसकी रुचि अलग थी। इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से विद्रोह किया और अपनी सैनिक की जॉब छोड़कर अफगानिस्तान के रीजन में भाग गया। अब जब वहां भाग गया तो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों की भी इसने यात्रा की। इसी ने सर्वप्रथम मैसन, जिसका बदला हुआ नाम क्या है, जेम्स लुइस, इसने भागने के बाद अपना जेम्स लुइस से नाम हटाकर चार्ल्स मैसन कर लिया था। तो चार्ल्स मैसन ने ही हड़प्पा के खंडरों को सबसे पहली बार देखा था 1826 में, जिसका वर्णन उसने किया नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन ने एक लेख भी लिखा था इसके ऊपर, लेकिन उस समय की जो सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने चार्ल्स मैसन की बात पर विश्वास नहीं किया, उसको अनदेखा कर दिया, क्योंकि वैसे ही वो एक तरीके से भागा हुआ सैनिक था, उस पर कौन ट्रस्ट करेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं मानने वाली थी कि भारत में कोई सभ्यता हो सकती है। हालांकि चार्ल्स मैसन को ये अंदाजा नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता हो सकती है, लेकिन उसको पता था कि ये पुरानी है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी पुरानी सभ्यता हो सकती है और इतनी एडवांस सभ्यता हो सकती है। फिर बात आती है 1856 की। हमने 1826 में चार्ल्स मैसन को समझा, उसकी स्टोरी को समझा। अब 1856 समझिए। 1856 में क्या हुआ था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने व्यापारिक हितों के लिए, इंडिया के लाभ के लिए नहीं, अपने व्यापारिक हितों के लिए रेलवे लाइंस इंडिया में कई जगह बिछाई उसने। इसी प्रकार से उसने लाहौर से कराची के बीच में रेल लाइन बिछाने का कार्य किया। जब लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस रेलवे लाइन में ईंटों की आवश्यकता थी। आपने देखो कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं, इसी प्रकार से इसमें ईंटें डालने के लिए उन ईंटों की जरूरत थी। अब ईंटों की आवश्यकता थी तो जो स्थानीय मजदूर इस रेलवे में वर्क कर रहे थे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो कार्य हो रहा था, उन्होंने बताया कि हमारे जो घर बने हैं वो यहाँ पर एक पास में खंडर हैं, वहाँ पर पक्की ईंटें प्राप्त होती हैं और उन्हीं से हमने वर्षों से अपने घर बनाते चले आ रहे हैं। जब इस बात का पता जो वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे, जॉन ब्रंटन और एक और था कोई व्यक्ति, तो इनको पता चली कि यहाँ पर ईंटें हैं, तो इन्होंने कहा कि इन ईंटों को निकालकर इसमें लगा दो। कहाँ लगा दो, रेलवे ट्रैक में, क्योंकि जब ईंटें पास में ही मौजूद हैं तो इतनी दूर जाने की हमें आवश्यकता क्या है। तो रेलवे ट्रैक में इन ईंटों को बिछाया जाने लगा। अब इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो कनिंघम जो है, इस नाम को आप याद रखना, इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है, ASI जिसे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ASI की स्थापना करी थी। 1861 में जो कनिंघम है इस साइट का दौरा करते हैं जहां पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो कनिंघम ने देखा कि ये ईंटें आ कहां से रही हैं। तो जब वो उस खंडर के पास में पहुंचा जहां पर वो खंडर मौजूद थे, उसे शक हुआ कि ये कोई मध्यकालीन अवशेष हो सकते हैं। वहां पर उसने खुदाई भी करवाई, लेकिन उसने ये सोचा कि ये मंदिर हो सकते हैं, मंदिर के अवशेष हो सकते हैं, या फिर मध्यकाल में जो बौद्ध वगैरह प्राचीन काल में जो बौद्ध वगैरह थे उनके अवशेष हो सकते हैं। तो उसने ऐसा सोचकर इसको छोड़ दिया और अनदेखा कर दिया। लेकिन बाद में जो है 1921 में दयाराम साहनी जो हैं, इन्होंने यहाँ पर खुदाई करी थी। क्या कराई थी, खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा में जब इन्होंने खुदाई कराई तो खुदाई के बाद पता चला कि ये कोई मध्यकालीन पुरा स्थल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता है इंडिया की, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नगरीकृत सभ्यता थी, बहुत सभ्य समाज था यहाँ का। इसके बारे में यहाँ पर इसको पता चला और फिर धीरे धीरे कई और जगह पर भी खुदाई होने लगी थी। जैसे कि सबसे पहले हड़प्पा में हुई, उसके बाद में अन्य जगह पर हुई, मोहनजोदड़ो हुआ, आपका भारत में कई सारे स्थान हैं और अभी भी कई जगह खुदाइयाँ होती हैं, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। हमने समझ लिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, उसका सामान्य परिचय समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे, देखिए अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है कि इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई कहता है कि इंडिया के जो पुराने लोग हैं वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है,
कोई कहता है कि मेसोपोटामिया से आकर यहाँ पर लोगों ने सभ्यता की स्थापना करी। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे कि विस्तार पढ़ेंगे, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। नगर नियोजन के बारे में समझेंगे, जिसके लिए ये सभ्यता जानी जाती है। यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में समझेंगे। कृषि की स्थिति क्या थी, पशुपालन कैसा था, व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति थी। शिल्प कला के बारे में समझेंगे, कला और स्थापत्य जिसमें आपकी मूर्ति कला, मोहरें, मृदभांड, इनके बारे में समझेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, इसके क्या कारण हो सकते हैं जो कि ये सभ्यता पतन हो गई। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसे समझने के लिए यहाँ दो चीज़ें समझना आवश्यक है कि यहाँ पर दो सिद्धांत बताए जाते हैं। एक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें बेसिक अंतर क्या है, ये कहते हैं कि ये सभ्यता इंडिया की नहीं है बल्कि बाहर से आई है। देसी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि ये सभ्यता यहाँ भारत की स्थानीय सभ्यता है जो कि धीरे धीरे विकसित होकर इतनी विकसित हुई। तो यहाँ पर यही बेसिक अंतर है देसी और विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में। अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो देखिए, ये आपका मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की ही तरह, और उसकी ही एक समकालीन सभ्यता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में इसका नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया से ही लोग, ये आप यहाँ देख पाओगे, ये जो ईरान वाला क्षेत्र है, तुर्की वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये सभ्यता आपको देखने को मिल रही होगी। ऊपर यहाँ पर ब्लैक सी, इधर भूमध्य सागर, ठीक है, ये अरब सागर। तो यहाँ से लोग इंडिया की ओर आए, ऐसा इनका कहना है, और यहाँ पर आकर एक सभ्यता को बसाया था, जिसे यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ के जो अभिलेख हैं या फिर यहाँ की जो लिपि है उसमें हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का यूज़ किया गया है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत वाले कि यहाँ से इंडिया में आए हैं, इनकी बातों का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हड़प्पा का मेसोपोटामिया के साथ में व्यापारिक संबंध था। ये लोग आयात निर्यात करते थे वस्तुओं का। जब आयात निर्यात होगा तो एक दूसरे की चीज़ें इधर से उधर मिल सकती हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि यहाँ पर हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो मिली हैं, हड़प्पा में मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, कुछ सामान मिले हैं। तो यहाँ पर ये मिले क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में व्यापारिक गतिविधियाँ चलती थीं, हड़प्पा के बीच में और मेसोपोटामिया के बीच में। अब व्यापारिक गतिविधियां चलने के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि मेसोपोटामिया जो है वहीं से लोग आकर इंडिया में एक सभ्यता का निर्माण किया। देसी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, यह कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और विकास सिंध क्षेत्र के आमरी, कोटदीजी तथा भारत की जो स्थानीय संस्कृतियां हैं, जैसे कि सोथी संस्कृति है एक, जो कि आप बीकानेर राजस्थान वाले क्षेत्र में आप इसको देखेंगे, बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। तो सोथी संस्कृति और सिंधु सभ्यता के अवशेषों में समानता मिलती है। जैसे जो मृदभांड थे हड़प्पा सभ्यता के और सोथी संस्कृति के, उन पर एक समान पीपल के पत्तों का चित्र देखने को मिलता है। साथ ही कालीबंगा से जो प्राप्त अवशेष हैं वहाँ पर सोथी संस्कृति के अवशेषों से भी समानता रखते हैं। तो ये देसी उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति है हमारी भारत की स्थानीय संस्कृतियाँ, साथ ही बलूचिस्तान और कोटदीजी, ये सारे रीजन हैं जो सिंध वाले रीजन, यहाँ की स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर ही हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। और वर्तमान में भी देसी उत्पत्ति का ही सिद्धांत मान्य है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मेसोपोटामिया में अधिकांश मकान कच्ची ईंटों से बने हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर व्यवस्थित जल निकास प्रणाली नहीं थी, कहाँ पर, मेसोपोटामिया में। लेकिन सिंधु सभ्यता में व्यवस्थित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों के किनारे नालियाँ बनी हुई थी, नालियाँ ढकी हुई थी, छोटी छोटी नालियों का पानी पहले बड़े नालों में जाता था। इस तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जल निकास प्रणाली को बनाया गया था। अब मेसोपोटामिया में पिरामिड बने हुए हैं, ठीक है। पिरामिड जो निर्माण हुए हैं उनको माना जाता था कि ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसा कोई मंदिर या फिर कोई पिरामिड, ये सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, बल्कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, ठीक है।
तो अगर मेसोपोटामिया से लोग यहाँ पर आते तो यहाँ पर कोई पिरामिड, कोई मंदिर, ये सारी चीज़ें मिलती। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। तो हम नहीं कह सकते कि मेसोपोटामिया से लोग आकर सिंधु सभ्यता को यहाँ पर बसा रहे हैं। इसलिए वर्तमान में सबसे जो मान्य सिद्धांत है वो है देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है भारत की स्थानीय संस्कृतियों से ही विकसित होकर हुई है, यहां तक ऐसा माना जाता है। अब हम समझेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां कहां तक है। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, नॉर्मली आपको याद रहना है कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये सभ्यता बसी हुई थी। और किस रूप में फैली हुई थी? तो त्रिभुजाकार रूप में ये विस्तृत थी। अब यहां समझिए, मैं इसका विस्तार आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इस डायरेक्शन में बता देता हूं। देखिए, ये आपका मान लीजिए ईस्ट है इस तरफ, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो हम नॉर्थ यानी उत्तर की ओर से देखें तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, यहां से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है दैमाबाद। तो दैमाबाद यहां तक ये फैली हुई है, नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच में। और अगर हम बात करें कि पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो पूर्व में देखें तो मेरठ में एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में आप देखोगे सुतका गैंडोर, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान से भी उधर पश्चिम की ओर आता है, बलूचिस्तान तक आपको देखने को मिलेगी। तो उत्तर से दक्षिण में लगभग 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में लगभग 1600 किलोमीटर के रीजन में ये सभ्यता फैली हुई है। तो हमने इसका भौगोलिक विस्तार समझ लिया। अब भौगोलिक विस्तार में ही हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी थी, वो थी कि कौन कौन से नगर हैं जहाँ पर हमें कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। लेकिन हम इस चीज़ को सबसे लास्ट में समझेंगे। ठीक है, अब समझिए, ये है हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर देखिए ये हड़प्पा है। ठीक है, ये सिंधु नदी आपको देखने को मिल रही होगी ग्रीन कलर में, आपको ये इस तरीके से नीचे आ रही है। तो सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर आपको हड़प्पा, इधर मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, लोथल, ये गुजरात के रीजन में आ जाता है। तो ये रीजन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का रीजन है। तो आपने इसकी भौगोलिक अवस्थिति वगैरह ये सारी चीज़ें समझ ली। अब समझिए सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, जिसके लिए ये सभ्यता सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है उसका नगर नियोजन। ठीक है, इसने अपने नगरों को इस तरीके से बनाया था कि पूरी दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता इसी के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने व्यापक शहरी दृष्टिकोण और अपने नगर नियोजन की बेहतर समझ के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे। 2 भाग, पहला पश्चिमी टीला जिसे आप दुर्ग भी कह सकते हैं, दूसरा है पूर्वी टीला या निचला शहर। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। ये यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये लोअर टाउन है, नीचे के एरियाज। ठीक है, इसे हम कहते हैं पूर्वी टीला। पश्चिम की ओर बना होता था, थोड़ा ऊंचा स्थान होता था ये, लेकिन कम एरिया में होता था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पश्चिमी दुर्ग। ये आपने देखा होगा ऊंचे स्थान पर बना हुआ है और एक दुर्गीकृत संरचना जैसा नजर आ रहा है। तो माना जाता है कि लोअर टाउन, जिसे हम कहेंगे निचला शहर, निचले शहर में शायद सामान्य लोग रहते होंगे, नागरिक रहते हों, शिल्पकार, व्यापारी, श्रमिक, ये लोग निवास करते होंगे। और जो लोअर टाउन होता था वहाँ पर कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं होती थी, जैसे कि बाउंड्री सुरक्षा के लिए नहीं होती थी। लेकिन जो ऊंचा स्थान बना हुआ होता था वहाँ पर एक सुरक्षा प्राचीर देखने को मिलती है। तो यही अधिकांशतः 2 भागों में विभाजित हैं हड़प्पा के नगर, या फिर कहें सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। तो पश्चिमी टीला जो है पूर्वी टीले की अपेक्षा, मतलब ये जो लोअर टाउन है इसकी अपेक्षा छोटा होता था, किंतु ऊंचे स्थान पर होता था। रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था। इसके चारों ओर एक बाउंड्री होती थी जिससे कि एक सिक्योरिटी बनी रहे। साथ ही पूर्वी क्षेत्र में ये बाउंड्री नहीं होती थी। प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन एवं अन्नागार इस रीजन में बनाए जाते थे और ऐसा माना जाता है कि हो सकता है यहाँ पर शासक वर्ग रहता हो। अब शासन किसके हाथ में था ये अभी तक पता नहीं चला है।
देखिए, निचले शहर के बारे में अगर हम बात करें तो निचला शहर जो है यहाँ पर सामान्य लोग रहते होंगे और यहाँ पर रक्षा प्राचीर भी नहीं मिली है। अब यहाँ पर कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे समझिए, हमने क्या कहा था कि ऊपरी जो भाग है या फिर कहीं दुर्ग वाला एरिया है वो बाउंड्री से घिरा हुआ होता था, ठीक है। लेकिन कालीबंगा जो है वहाँ का पूरा नगर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। पूरा नगर, ये लोअर टाउन भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, मतलब बाउंड्री से घिरा हुआ है। यहाँ पर लोथल गुजरात के अंतर्गत आता है। सुरकोतड़ा में दो अलग अलग टीले नहीं मिले हैं, बल्कि दुर्ग मतलब जो पश्चिमी टीला है और प्राचीर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। मतलब दुर्ग और ये यहाँ पर प्राचीर गलत हो गया है, दुर्ग और जो निचला शहर है वो दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा का विभाजन 3 भागों में था। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जो दुर्गीकृत नहीं था वो था चन्हू दड़ो, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। इसमें कोई भी दुर्ग वगैरह नहीं मिला है। अब ये जो स्थान हैं जैसे कि चन्हू दड़ो हुआ, लोथल हुआ, धौलावीरा हुआ, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप इनको ऐसे ही समझ लीजिए, आगे आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से फिर पता चलेंगी। अब समझिए, हमने यहाँ पर देख लिया कि नगरों का विभाजन 2 भागों में था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ठीक है। अब नीचे समझिए, अपवाद भी हमने समझ लिए। अब समझेंगे हम यहाँ के भवन निर्माण, मतलब मकान वगैरह कैसे बने होते थे। तो देखिए, घरों का जो निर्माण होता था जनरली पक्की ईंटों से घर को बनाया जाता था, और ईंटों का जो साइज था वो भी सेम था सभी घरों में। देखिए, ईंटों के साइज में समानता इस बात को दर्शाती है कि कोई ना कोई ऐसी सत्ता रही होगी जो इन सबको रेगुलेट करता होगा कि साइज कितना होना चाहिए, सब कितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो घर पक्की ईंटों से बने थे वहाँ पर एक अपवाद भी आता है। सामान्यतः जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर हैं वो पक्की ईंटों से बने हैं, लेकिन अपवाद कहाँ पे आता है? कालीबंगा में। तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो अब यहाँ पर अपवाद एक अपवाद ही होता है, हम पूरी सभ्यता में इसको लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली पक्की ईंटों से घर ही बने होते थे। अब ईंटों को जोड़ा कैसे जाता था? तो चूने एवं गारे से ईंटों को जोड़ा जाता था। साथ ही शहरों में घर ग्रिड प्रणाली का पालन करते थे, क्योंकि शहर कई ब्लॉकों में विभाजित था। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये मान लीजिए 2 रोड हैं और इसके इस तरफ एक सेक्टर है, इस तरफ एक सेक्टर है, इस तरफ एक सेक्टर है, इस तरफ दूसरा सेक्टर है, ठीक है। और इन सेक्टरों में कई सारे मकान बने हुए हैं। तो इस प्रकार से कई ब्लॉक में विभाजित था। ये सड़कें मकानों को कई सारे ब्लॉक में डिवाइड करती थीं। मकान केवल 1 मंजिल ही नहीं बल्कि 2 मंजिल एवं इससे भी ज़्यादा मंजिल के होते थे। प्रत्येक घर का अपना आंगन होता था, खिड़कियां होती थी, स्नान घर भी होता था। अब ये जो स्नान घर है ये कहाँ बनाया जाता था? गली के सहारे। जबकि कुछ घरों में अपने अपने कुएं भी होते थे। घर का जो दरवाजा है वो सड़क की ओर नहीं खुलता था, बल्कि सड़क से पीछे की ओर खुलता था। मतलब पीछे के दरवाजे होते थे, सड़क की ओर दरवाजे नहीं खुलते थे। इसका रीज़न ये हो सकता था कि कोई दुर्घटना से बचा जा सके, या फिर धूल मिट्टी वगैरह जो है वो घर के अंदर ना आए। तो मतलब बहुत ही विकसित एवं सोच समझ वाला समाज लगता है ये। कई घरों में शौचालय भी बने हुए थे उस समय, और अलंकरण की बजाय ये उपयोगिता पर बल देते थे। मतलब ये मजबूती पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। कोई साज सजावट वगैरह मकान में इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, बल्कि मजबूती पर इन्होंने ध्यान दिया और यूज़ पर ध्यान दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकें हम। घरों का पानी छोटी नालियों के द्वारा बड़े नाले तक आता था, जो सड़क के किनारे होता था। अब जो घर में जो पानी का यूज़ हो रहा है वो छोटी छोटी नालियों के द्वारा एक बड़े नाले के पास पहुंच जाता था, और बड़ा नाला जो होता था सड़क के किनारे चलता था, जो कि ढका हुआ था, ठीक है। नालियों में मैन होल बनाए जाते थे। जैसे नाली, ये मान लीजिए यहाँ पर इसमें अगर गंदगी भर गई तो इस जगह यहाँ पर मैन होल बना दिए, जिससे कि गंदगी को निकाला जा सके। आपने घरों में भी देखा होगा आजकल के मैन होल लगे होते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे भवन निर्माण के बाद सड़कें कैसी थीं। तो सड़कें सामान्यतः कच्ची थीं, मकान पक्के थे लेकिन सड़कें सामान्यतः कच्ची थीं, किंतु पक्की सड़कों के भी साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। कूड़े के लिए सड़क किनारे कूड़ेदान अथवा गड्ढे बने हुए होते थे। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था।
अब हम बात करेंगे जल निकास प्रणाली की। जल निकास प्रणाली कैसी थी, मतलब पानी कैसे निकलता था, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज कैसा था वहाँ का। तो देखिए, नालियाँ ढकी होती थी एवं पानी पीने के जो सोर्स हैं उनसे दूर बनाई जाती थी। ढलान वाले स्थान पर नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था, क्योंकि पानी अगर स्पीड से आ रहा है तो उसकी जो स्पीड है, उसका जो वेग है, उसको कम किया जा सके। अगर नाली एकदम से ऐसी बना देंगे तो बहुत तेज पानी आएगा। इन्होंने क्या किया, नाली को बहुत ढलानदार बना दिया इस तरीके से, तो धीरे धीरे पानी आई। लकड़ी की नाली का साक्ष्य भी मिलता है कालीबंगा से, और जल संरक्षण के लिए ये लोग जलाशयों का निर्माण करते थे। ठीक है, ये इनका वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। आप यहाँ पर नालियाँ बनी हुई देख रहे होंगे इस तरीके से। ठीक, अब हम यहाँ समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। ये शायद आपको कुछ अक्षर यहाँ पर कटे हुए नजर आ रहे होंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। अब दिख रहा होगा आपको। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं, तो हम इसकी विशेषताएं समझेंगे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक। आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं को हम बाद में समझेंगे, पहले सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्थिक विशेषताएं हैं। तो सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये मातृसत्तात्मक समाज नजर आता है। क्योंकि ये किस बेस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्त्री की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, स्त्री के जो खेल खिलौने हैं वो प्राप्त हुए हैं, और प्रसाधन के साधन भी स्त्रियों के प्राप्त हुए हैं। और माना जाता है सामान्यतः 4 वर्गों में ये जो समाज है वो विभाजित था, जिसे आप कह सकते हैं विद्वान या पुरोहित, दूसरे नंबर पर योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक। ठीक है, अगला है शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर थे। आभूषण प्रेमी समाज था, आभूषणों का यूज करते थे ये लोग, और आभूषण दोनों यूज करते थे, ये नहीं कि नारियां ही कर रहे हैं, पुरुष एवं स्त्री दोनों ही आभूषण का यूज करते थे। मनोरंजन प्रेमी समाज, नृत्य करते थे, पासा खेलते थे जो कि खेल है, शिकार करते थे, सूती एवं ऊनी पोशाकों का ये यूज करते थे। बात करें हम राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन की ज़्यादा जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है, और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पर ही कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं, और उपलब्ध अवशेष जो हैं उनसे ज़्यादा जानकारियां मिलती नहीं है, क्योंकि जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि कैसी है, चित्रात्मक लिपि है। अब समझिए आर्थिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन में थोड़ा बता दूं मैं, तो राजनीतिक जीवन में अभी तक जो इतिहासकार यही मानते हैं कि ये जो शासन है शायद एक व्यापारी वर्ग के हाथों में रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापार जो है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता था। अब आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें, आर्थिक जीवन इसमें देखिए कृषि एवं पशुपालन। यहाँ का मुख्य व्यवसाय अगर हम बात करें, अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय यहाँ का कृषि था। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो थीं हर साल उर्वर मिट्टी बहाकर ले आती थीं, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की जो जमीन थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती थी, जिसके कारण वहाँ पर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ किन किन खाद्यान्नों का उगाया जाता था, तो सबसे ज़्यादा प्रमुख जो खाद्यान्न थे वो थे गेहूं और जौ। इन दो को आप याद रखना, कई एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये गेहूं और जौ यहाँ की मुख्य फसलें थीं। साथ ही अन्य फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर, मटर, तिल, कपास, अलसी, खरबूजा, इन सब का भी उत्पादन होता था। और गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा के उत्पादन के भी संकेत मिले हैं। धान की खेती से सामान्यतः यहाँ के लोग परिचित नहीं थे, बहुफसली कृषि करते थे। ऐसा नहीं कि वर्ष में एक बार एक ही कृषि होगी, एक बार एक ही फसल की खेती होगी, कई सारी फसलें एक साथ में ये उगाते थे। हलों का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है, किंतु बनावली से मिट्टी के बने हुए हल का खिलौना मिला है, और बैल से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अनुमान लगाया जाता है कि हल जो थे शायद लकड़ी के बने हों, और लकड़ी के होने के कारण वो गलकर नष्ट हो चुके हों। तो ऐसा भी संभव हो सकता है, क्योंकि लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में
नहीं होता था। अन्नागार, अन्नागार बनाए जाते थे क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है खाद्यान्न का, तो उनको स्टोर करने के लिए अन्नागारों को बनाया जाता था, जहां पर जो हमारा खाद्यान्न है उसको रखा जा सके। सिक्कों का प्रचलन यहाँ पर नहीं था। जो भी विनिमय होता था, तो जो भी हम लेन देन करते थे वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था या फिर अनाज के माध्यम से होता था। यहाँ की जो इकोनॉमी थी इसी बेस पर चल रही थी, वस्तु विनिमय के आधार पर, और सबसे ज़्यादा विनिमय का साधन था अनाज। जैसे कि यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो किसान है वो खेती कर रहा है, बाकी अन्य लोग शिल्पकार वगैरह हैं वो शिल्पकार का कार्य कर रहे हैं। अगर यहाँ पर खेती ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाती तो ये सभ्यता जो है इतनी विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि सब लोग अगर खेती कर रहे हैं तो बाकी कामों को कौन करेगा? कौन मृदभांडों को बनाएगा, कौन आभूषण बनाएगा, कौन घरों को बनाएगा? तो ये सब चीज़ें किससे निर्धारित हुई? वो हुई, कृषि बहुत ज़्यादा होती थी यहाँ पर, बहुत ही उत्पादन होता था, साथ ही ये लोग व्यापार भी करते थे। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। खेती के साथ साथ यहाँ पर पशुपालन का भी जिक्र है। कुबड़दार सांड, इसका आप कई जगह नाम सुनोगे। हड़प्पा सभ्यता को जब भी आप पढ़ोगे तो कुबड़दार सांड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस ये पशु था। और बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश, ये सब वहाँ पर पालतू जानवर थे। लेकिन हाथी से भी ये परिचित थे, क्योंकि हाथी दांत का प्रयोग कई जगह कलात्मक गतिविधियों में इन्होंने किया है। ऊंट तथा घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? सुरकोटदा में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन केवल एक जगह घोड़े के साक्ष्य अगर मिल जाएं तो हम उसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि पूरी सभ्यता में शायद ये लोग घोड़े से परिचित होंगे। तो हम अपवाद को यहाँ पर इतना महत्व नहीं देंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं, तो आपको नहीं पर टिक करना है, ठीक है। अगर अपवाद पूछा जाए तभी आपको बताना है कि सुरकोटदा से ये साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। वैसे जनरली घोड़े के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे समझिए, शिल्प तथा उद्योग धंधे। शिल्प तथा उद्योग धंधे, इसको समझिए। सूती वस्त्रों की बुनाई होती थी और चाक से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। कुम्हार का आपने चाक देखा होगा, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता में ये चाक प्रचलित था और इसी से मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाता था। साथ ही मिट्टी के खिलौने, आभूषण मतलब मिट्टी के नहीं, अन्य चीज़ों के बनाए जाते थे, धातुओं के। ईंट उद्योग भी यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि अगर इतने बड़े क्षेत्र में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है तो ईंट भट्टे भी रहे होंगे, ईंट उद्योग भी अपनी विकसित अवस्था में होगा। राजगीर, जिसे आप कहते हैं मकान बनाने वाले मिस्त्री, ये भी रहे होंगे। नाव का निर्माण भी यहाँ पर करते थे ये लोग व्यापार के लिए। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, इनका इनको ज्ञान था। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो आप, यहाँ पर इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लोहे का ज्ञान यहाँ पर नहीं था। लोहा प्रचलित नहीं था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा क्या नहीं था? घोड़ा, मैंने बताया था, घोड़ा और लोहा, ठीक है, ये दोनों नहीं थे। बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। कुम्हार का चाक आपको बता ही दिया। मनके बनाने का कारखाना, सीप उद्योग जो कि बालाकोट एवं लोथल से प्राप्त होता है। व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें, विदेश संबंधों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से कुछ चीज़ों का निर्यात होता था, जैसे कि ये लोग वस्त्र, लकड़ी का सामान, हाथी दांत, साथ ही कई सारे खाद्यान्न, इन सभी को ये निर्यात करते थे। दूसरे देशों से मंगाते क्या थे, आयात क्या करते थे? तो ये बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, टिन, इन सभी चीज़ों को वहाँ से मंगाते थे और इन सभी चीज़ों को यहाँ से भेजते थे। अब सोना कहाँ से लेते थे ये? तो अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक, इस जगह से सोने को आयात करते थे। चांदी को भी अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से मंगाते थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी में, खेतड़ी के अंतर्गत ये है राजस्थान खेतड़ी, यहाँ से तांबे का आयात करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और बलूचिस्तान से भी तांबे का आयात होता था। सीसा अजमेर से, टिन जो थी अफगानिस्तान एवं ईरान से ये लोग आयात करते थे।
हड़प्पावासी लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे, मैंने आपको बता दिया। और आपसे पूछा जाए ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर कांस्य का प्रयोग ज़्यादा होता था। किसका प्रयोग ज़्यादा होता था? कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक। ठीक है, कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक होता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब व्यापार कैसे होता था? तो ज़्यादातर ये लोग जलीय मार्गों का प्रयोग करते थे, लेकिन स्थल मार्गों का प्रयोग करते थे। जैसे कि आसपास कहीं व्यापार करना है तो जो स्थल मार्ग हैं उनका भी प्रयोग ये करते थे। नाव एवं जहाज का प्रयोग करते थे, और जिसमें लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है। लोथल गुजरात के अंतर्गत जगह है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। माप तौल की मानक प्रणाली यहाँ पर मौजूद थी। तराजू प्राप्त होता है। हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का एक स्केल, जिसे आप कहेंगे पैमाना, ये भी प्राप्त होता है। ठीक है, मोहरें होती थी यहाँ पर। मैंने आपको ऊपर फर्स्ट पेज पर जब परिचय बता रहा था तब दिखाई थी मोहरें। तो मोहरों का प्रयोग सील या पहचान के लिए लोग करते थे। जैसे मान लीजिए हड़प्पा से कोई एक सामान इन्होंने मेसोपोटामिया के अंतर्गत भेजा, ठीक है, तो उस पर इन्होंने सील लगा दी कि ये हड़प्पा सभ्यता से आया है और इस जगह से आया है। तो सील या मोहरें इस चीज़ का काम करती थी। और हड़प्पाई जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया में भी पाई गई हैं। अब हमने शुरुआत में देखा था विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब ये हड़प्पा की मोहरें वहाँ पर पाई गई हैं, तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये मेसोपोटामिया से आके लोगों ने यहाँ पर ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन ये मोहरें क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि हड़प्पा के बीच में और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध थे। अब समझिए, सारगोन मेसोपोटामिया का एक शासक रहा है सारगोन, इसका अभिलेख था। तो सारगोन के अभिलेख में क्या लिखा है? दिलमन, जो कि आज का बहरीन है, माकन, मकरान, मेलुहा, यहाँ मेलुहा शब्द यूज किया गया है हड़प्पा के लिए। तो क्या कहा गया? दिलमन, माकन, मेलुहा के निवासी हमारे यहाँ जहाज लाते हैं और इस व्यापार में दिलमन मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? व्यापारिक गतिविधियों की बात की जा रही है इस अभिलेख में कि हड़प्पा सभ्यता, जिसको मेलुहा कहा गया, मेलुहा के निवासी हमारे यहाँ जहाज लाते हैं और इस व्यापार में जो दिलमन है, जिसे आप बहरीन कहते हैं, ये मीडिएटर की भूमिका निभाता है। अब इस व्यापार में व्यापारिक संतुलन किसके पक्ष में था? हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था, क्योंकि ये लोग ले क्या जा रहे हैं वहाँ पर? वस्त्र ले जा रहे हैं, खेल खिलौने ले जा रहे हैं, कुछ अन्य चीज़ें ले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ से ला क्या रहे हैं? बहुमूल्य पत्थर, सोना, इस तरीके की चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो व्यापारिक संतुलन किसके पक्ष में होगा? हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में। अब यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में भी समझ लेते हैं। हमने क्या क्या जाना? यहाँ का शिल्प, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, विदेश संबंध, मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा समझा, आर्थिक जीवन में कृषि एवं पशुपालन को समझा। अब नीचे हम धार्मिक जीवन को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मातृ देवी की पूजा। इसका मतलब क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कई जगहों से इस तरीके की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये शायद प्रकृति की देवी होंगी। और एक जो क्या नाम है, आयताकार मोहर है, उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाया गया है। तो हो सकता है मानते हो लोग कि ये प्रकृति की देवी हैं। बहुदेववाद यहाँ पर प्रचलित था। प्रकृति के विभिन्न रूपों की यहाँ पर पूजा करते थे। पेड़ हुआ और नदी हुआ, कई जगह सर्प की पूजा भी की जाती थी। तो इस तरीके से ये किसी एक की पूजा नहीं करते थे, बहुत सारे प्रकृति के जो रूप हैं उनकी पूजा करते थे। मंदिर के अवशेष यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं। पुरोहित वर्ग की जानकारी नहीं है, लेकिन जो भवन बने हुए हैं बड़े बड़े, जैसे कि मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ है उसके ऊपर भवन वगैरह बने हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग होता होगा। पशुपति की पूजा, पशुपतिनाथ, जिसे शिव का रूप माना जाता है, इसकी पूजा करते थे ये लोग, क्योंकि मोहर पर उनका एक चित्र मिलता है। लिंग एवं योनि की पूजा, जो कि एक शिव की पूजा के रूप में ये प्रक्रिया है। वृक्ष पूजा, पशु पूजा। पशु पूजा में कुवड़ वाला वृषभ, जिसे आप कुवड़ वाला सांड भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस था। आपको कई सारी मोहरों पर, कई सारी जगह इनको देखने को मिलेगा, कुवड़ वाला सांड। ठीक है, यज्ञ एवं बलि प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी।
ताबीज का उपयोग ये लोग करते थे, जिस प्रकार ताबीज का उपयोग ये लोग करते थे उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अंधविश्वास एवं जादू टोना भी प्रचलित था। भूत प्रेत की कहानियाँ भी मुझे लगता है कि प्रचलित होंगी। अंत्येष्टि क्रियाएं मतलब मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है, पुरुष एवं महिला दोनों की कब्रों से आभूषणों की प्राप्ति हुई है। इससे ऐसा नहीं लगता कि मरने के बाद ये लोग उसमें आभूषण वगैरह रख देते हैं, तो शायद ये लोग मानते हों कि अगले जन्म में इन लोगों के साथ में ये आभूषण जाएंगे। तो कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण भी यहाँ पर मिले हैं। खैर, इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि अगले जन्म में क्या मिला होगा क्या नहीं, हालांकि मैंने ये आइडिया लगाया है। कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण मिले हैं, ठीक है, शीशा जिसे कहते हैं। मालिक के साथ कुत्ते को दफन करने का साक्ष्य भी रोपड़ से प्राप्त हुआ है। आपको मैंने एक जगह और बताया था नवपाषाण काल में, शायद कश्मीर के अंतर्गत, वो कौन सी जगह है जहां पर मालिक के साथ कुत्ते को दफन करने का साक्ष्य मिला था, उसे आप कमेंट बॉक्स में अभी मुझे बताइए। पुरुष तथा महिला को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। लोथल के अंतर्गत कीमती वस्तुओं को सबके साथ में नहीं दफनाया जाता था। इस बात को इम्पोर्टेंट है याद रखना। पर्याप्त संख्या में स्वास्तिक की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से ज़्यादातर स्वास्तिक प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक इन द सेंस आप जानते होंगे, इस तरीके से आपने हिंदू धर्म के अंतर्गत एक चित्र देखा होगा, ठीक है। मूर्तिकला की अगर हम बात करें, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ क्योंकि आपको ये दिख नहीं रहा होगा। तो मूर्तिकला की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 3 प्रकार की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। पहली है पाषाण मूर्ति, धातु की मूर्ति मतलब धातु से बनने वाली मूर्तियाँ, मरण मूर्तियाँ या फिर टेराकोटा। अब इनमें अंतर क्या है वो समझिए। पाषाण की जो मूर्तियाँ हैं वो सेल खड़ी या फिर चूना पत्थर या फिर बलुआ पत्थर इनसे बनाई जाती थी। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति है, वो है पुजारी की मूर्ति, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। ये एक माना जाता है कि हो सकता है ये पुजारी हो या पुरोहित हो, तो इसकी ये एक मूर्ति मिली है। और ये किससे बनी है? पत्थर से बनी है। धातु मूर्तियों की अगर हम बात करें तो लुप्त मोम विधि, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसके द्वारा इसको बनाया जाता था, जो कि सबसे फेमस तकनीक होती है किसी भी धातु की मूर्ति को बनाने के लिए। तो इसमें नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। ये आप देखोगे, ये नग्न अवस्था में नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। अब ये कहाँ से मिली है इसके बारे में हम आगे समझ लेंगे जब हम स्थानों के बारे में समझेंगे। अब यहाँ समझिए, ये मूर्ति किसकी है? कांस्य की मूर्ति है। बनाई कैसे गई है? लुप्त मोम विधि से। और लुप्त मोम विधि से ही आप नटराज की मूर्ति को भी देखेंगे, वो भी बनाई गई थी। तो लुप्त मोम विधि क्या है? जैसे मान लीजिए एक मिट्टी का सांचा ये लोग पहले तैयार करते थे, ठीक है, मिट्टी का सांचा ये तैयार करते थे। उसमें क्या करते थे? मिट्टी के सांचा में धातु को डाल देते थे, जिसके बाद में जब धातु सूख जाती थी उसको तोड़ के मूर्ति निकाल लेते थे, ठीक है। अब आकार कैसे दिया होगा मिट्टी के सांचे को? तो पहले मोम जो होता था, मोम से उस मूर्ति को बनाया जाता था, फिर इस मोम से बनी हुई मूर्ति के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, और जब मिट्टी सूख जाती थी उसके बाद पिघलाकर उस मोम को निकाल दिया जाता था। फिर जो सांचा बन के रेडी हुआ मिट्टी का, उसमें धातु को डाल दिया और धातु वैसा ही रूप ले लेती थी जैसा कि मोम को बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा है, क्योंकि इसकी आप भाव भंगिमा देखिए, एक नर्तकी वाली लग रही है, क्योंकि हाथ कमर पर, ये घुटने पर। मृण मूर्तियां या फिर टेराकोटा, ये क्या है? तो टेराकोटा मूर्ति वे मूर्तियां हैं जिन्हें मिट्टी से हाथ से गढ़कर और फिर भट्टी में पकाकर कठोर बनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा से बनी मूर्तियां खिलौने, पशु पक्षियों की आकृतियां, मानव आकृतियां, गाड़ियां, हल आदि बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। पशु पक्षी की अगर मूर्तियों की अगर हम बात करें तो बैल, कुत्ता, घोड़ा, सूअर, भेड़, गेंडा, हाथी, गौरैया, मुर्गा, तोता, मोर, कबूतर, बतख, कछुआ, बंदर आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस तरीके से ये आपकी मृण मूर्तियां हैं जो कि मिट्टी से बनाई जाती थी और पकाई जाती थी। अब इनमें खास बात यह है कि यहाँ पर जो मनुष्य की मूर्तियां बनाई जा रही उसको तो ये लोग कठोर बनाते थे, मतलब ठोस बनाते थे, लेकिन जो पशु पक्षी हुए उनकी मूर्तियों को अंदर से खोखला कर देते थे। अब इसमें क्या उनकी धारणा रही होगी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे मोहरों के बारे में। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मोहरें प्राप्त हुई हैं।
अब यहाँ पर कुछ मोहरों पर लिपि भी लिखी है, कुछ क्या सारी मोहरें जो यहाँ पर दिख रही हैं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के जो अनसुलझे रहस्य हैं वो अभी तक नहीं सुलझ पाए हैं। बात हम करें मोहरों की, तो मोहरें जो थी अधिकांशतः सेल खड़ी से निर्मित हैं और ज़्यादातर जो मोहरें हैं वर्गाकार हैं या फिर चौकोर हैं। मोहरों के पीछे घुंडी लगाई जाती थी, जैसे ये मोहर है इसके पीछे घुंडी लगाई जाती थी, उस घुंडी में धागा बांध लेते थे या फिर कुछ लगाया जाता होगा जिसके माध्यम से किसी वस्तु पर मोहर लगाई जा सके। इन मोहरों पर मानव, पशु, वृक्ष आदि की आपको मूर्तियां देखने को मिल रही होंगी, चित्र देखने को मिल रहे होंगे। लोथल की एक मोहर है जिस पर नाव का चित्रण मिलता है। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था, जो कि आप आगे समझेंगे। अब यहाँ पर हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं।